तो पिछली क्लास में हमने यूनिट वेक्टर डिस्कस करा था, है ना, कि हम आई जे के जो होते हैं वो रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जी के यूनिट वेक्टर्स होते हैं, एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं। और एन कैप जो होता है वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर की खास बात ये होती है कि ये डायरेक्शन पर रिप्रेजेंट करता है और इसकी मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब आगे बढ़ना था हमें, तो ये देखो, we can now resolve a vector A in terms of a component vector that lie along unit vectors I and J। ठीक है, कंसीडर एक वेक्टर ले लेते हैं एक्स वाई प्लेन में, जैसे कि फिगर बी में दे रखा है तुम्हें, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है कि वी ड्रॉ लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ ए परपेंडिकुलर टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये तो हमें पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मगर हमने ए वेक्टर A1 और A2 बना दिए सच दैट कि A1 प्लस A2 जो है वो ए आ रहा है। ठीक है, ये सब बोल्ड हो रखे हैं, यानी वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंस A1 इज पैरेलल टू आई कैप और A2 पैरेलल किसके, वो जे कैप के। कहाँ लिखा होगा, ऊपर है। ठीक है, A2 पैरेलल जे कैप के, तो A1 इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप और A2 इज इक्वल टू ए वाई जे कैप। समझ में आ रहा है किस तरह की नोटेशंस होती हैं या कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है चीज़ों को। जहाँ पे ए एक्स और ए वाई जो है रियल नंबर्स हैं, दैट इज़ मैग्नीट्यूड। सिंस ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, मैं कैप नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें पता है ना कैसे बोलते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारी फिगर 4.9 का सी, इस तरह की फिगर को। तो देखो, पहले तुम एक बार इस फिगर को ही देख लेते हैं, ए बी सी पार्ट को। ए में तुमने देखा कि किस तरह तीनों एक्सिस जो होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और किस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है। सेकंड, हमने देखा कि A1 और A2 के बीच में रिजल्टेंट A आया है ना। अब हमने A1 और A2 को फर्दर जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है कि एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप और थीटा एंगल बना रहे हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। द क्वांटिटीज ax and ay are called x and y component of the vector A। तो नोट दैट ax इज itself not a vector। ax खुद वेक्टर तो है नहीं, है ना, बट ax आई कैप इज़ अ वेक्टर, क्योंकि उसमें यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। और सिमिलरली ए वाई जी कैप भी है। यूजिंग अ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वी कैन एक्सप्रेस ए एक्स एंड ए वाई इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द एंगल थीटा इज मेड विद द एक्स एक्सिस। अच्छा देखो, एक अच्छी बात है ये, मतलब तुम्हें दिमाग में रखना है ये बात को। तुम जब भी बोलते हैं हम कॉस थीटा क्या होता है, तुम बोलते हो क्या बोलते हो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन बोलते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो एक चीज़ याद रखना, जब भी तुम बेस की चीज़ देखोगे, जैसे ए एक्स क्या है, बेस है, तो उस ए कॉस थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आता है ए वाई क्या है, ए साइन थीटा। तो एज ए क्लियर फ्रॉम अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो डिपेंडिंग अपॉन द थीटा की वैल्यू। ये क्योंकि जैसे कॉस थीटा नेगेटिव भी हो सकता है, साइन थीटा भी नेगेटिव हो सकता है। नाउ वी हैव टू वेरी स्पेसिफाई अ वेक्टर ए इन अ प्लेन, इट कैन बी स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन थीटा इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये तुम ए का मैग्नीट्यूड और किस डायरेक्शन में बना रहा है, तो इट्स कंपोनेंट ए एक्स एंड ए वाई। तो हमारे पास एक चीज़ समझ में आ गई कि एक वेक्टर है ए एक प्लेन के ऊपर, ठीक है, उसको हम दो तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो देखो, अभी हम प्लेन में ही पढ़ रहे हैं चीज़ें, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहला कि इट्स मैग्नीट्यूड ए एंड डायरेक्शन थीटा, जो कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में बना रहा है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज, फिलहाल तो एंटी क्लॉकवाइज होती है, उसका ध्यान मत दो। सेकेंड इज इट्स कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई, यानी हम एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अभी हमने ये सीख लिया, ठीक है, बहुत काम आएगा ये तुम्हारे, क्योंकि जब एक वेक्टर जो है एक एंगल पे बन रहा होता है तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते कि मतलब किसके रिस्पेक्ट में देखें चीज़ों को, तो वहाँ पे एक्सेस काम आते हैं, है ना। तो हम उसको रिजॉल्व कर देंगे दो वेक्टर्स में, दैट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस में। तो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे उसको। इफ़ ए एंड थीटा आर गिवन, तो ए एक्स एंड ए वाई कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग इक्वेशन 4.13। ठीक है, ये हम इस इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं कि ए और थीटा अगर दे रखा है तो आप क्या करोगे,
ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज़ ए स्क्वायर, है ना। या फिर इससे क्या पता चलता है, ए जो हो जाएगा रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर हो जाएगा। और टेन थीटा क्या हो गया, ए वाई अपॉन ए एक्स क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। यानी अगर हमें सिर्फ एंगल निकालना है तो टेन इनवर्स उसके रिस्पेक्ट में क्या आ रहा होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे टर्मिनोलॉजीज़ और किस तरह से कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है एक वेक्टर को प्लेन के ऊपर, है ना। सो फार वी हैव कंसीडर अ वेक्टर लाइंग इन एक्स वाई प्लेन, द सेम प्रोसीजर कैन बी यूज टू रिजॉल्व जर्नल वेक्टर। उसको थ्री कंपोनेंट्स में जेड भी आ गया, ठीक है, जेड एक्सेस भी आ गया। थ्री डायमेंशन की बात करें अगर तो अगर हम स्पेस की बात करें तो अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स बिटवीन ए एंड एक्स वाई जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, जिससे तुम फिगर में देख सकते हो। जेड एक्सेस जो होता है, अगर तुम दीवार को देखो कहीं तो लेफ़्ट राइट और फ्रंट, है ना, ऐसे करके तुम समझ सकते हो। वैसे ये दिखा रखा है, या टॉप ऐसे देख सकते हैं। तो वेक्टर ए रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सेस, तो ए एक्स जो हो जाएगा ये कॉस एल्फा हो जाएगा। देखो फिगर को देखना, 4.9 का डीप फिगर जो मेरे सामने है, ठीक है, तुम्हारे सामने भी है। तो यहाँ पे ए एक्स को देखो, ठीक है, एक्स एक्सेस के ऊपर लग रखा है। अब वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर कौन सा एंगल है, अल्फ़ा का, तो हम उसको हम ए कॉस एल्फ़ा कह देंगे। अब ए वाई को ध्यान से देखो, अब उसके सामने वो किसका बेस है, ठीक है, बीटा का, तो ए कॉस बीटा हो जाएगा और ए वाई कॉस बीटा हो जाएगा, ए जेड कॉस गामा हो जाएगा। अब इन जर्नल हमारे पास ए जो है, अगर हम उसको तीनों कंपोनेंट्स में देखें तो एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने ऊपर प्रूव करा था कि रूट अंडर आ जाता है, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर आ जाएगा। अब पॉजिटिव वेक्टर आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आर जो है एक पॉजिटिव वेक्टर है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और एक्स वाई जेड जो है वो कंपोनेंट्स है आर अलॉन्ग तीनों एक्सेस में, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई हमें। आर जो एक वेक्टर है, ठीक है, जिसके साथ डायरेक्शन जुड़ी है वो तो वेक्टर हो गई। अब वेक्टर एडिशन एंड एनालिटिकल मेथड देखते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से हम वेक्टर्स को रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, मगर कभी कभार ये टीडियस काम हो जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, आसान आता है अगर हम उनके कंपोनेंट्स में तोड़ दे, तो है ना, तो उनको कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। तो हमारे पास ए जो है वो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है। अभी हम एक्स वाई प्लेन की ही बात कर रहे हैं, जेड को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बी जो है वो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप है, और आर जो होगा उनका सम होगा, तो एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ठीक है, रिजल्टेंट सम होगा। तो सिंस द वेक्टर ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, तो हम इसमें कम्यूट कर सकते हैं आई कैप के साथ, मतलब एक्स डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है, मतलब इसलिए ही हम उसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं। सिंस आर जो हो जाएगा आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप हो जाएगा, तो हमारा इंडिविजुअल टर्म जो हो जाएगा वो एडिशन ऑफ उस डायरेक्शन में वेक्टर का क्या पार्ट आ रहा है, ठीक है, क्या मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे, और सिमिलरली वाई के भी साथ। तो दस ईच कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर इज द सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए और बी हमें दे रखें, अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करें तो के कैप भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और आर जो हो जाएगा उसमें आर जेड के कैप का फैक्टर भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस मेथड कैन बी एक्सटेंडेड टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एनी ऑफ द वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर ए बी सी हमें दे रखे हैं, तो ए जो है वो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, सिमिलरली बी सी भी है। देन अ वेक्टर टी जो इस तरह का है कि ए और बी का सम है और सी सब्ट्रैक्शन में है, तो उसके कंपोनेंट जो हो जाएंगे वो क्या होंगे, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए एक्स, सिमिलरली वाई के साथ भी ऐसे ही और जेड के साथ भी ऐसे ही, ठीक है। तो पैटर्न फॉलो होगा और सिंपल एडिशन चलेगा अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो, और सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ अ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड एन एंगल थीटा बिटवीन देम, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड और एंगल की टर्म्स में बताना है। तो हमारे पास
ए और बी दे रखे हैं, ठीक है, ये प्रूफ भी हो जाएगा, करने का तरीका भी हो जाएगा कि ए हमारे इस डायरेक्शन में, बी हमारा ऊपर को जा रहा है। फिगर 4.10 की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट ओ पी एंड ओ क्यू रिप्रेजेंट द टू वैक्टर ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है, थीटा एंगल बन रहा है उन दोनों के बीच में। देन यूजिंग द पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ एस रिप्रेजेंट करेगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो आर जो हो जाएगा, कैपिटल आर जो दिख रहा है वो सम ऑफ ए एंड बी वैक्टर्स हो जाएगा। और एस एन इज़ नॉर्मल, ठीक है, एस एन जो है वो नॉर्मल है टू ओ पी एंड पी एम इज़ नॉर्मल टू ओ एस, ठीक है। दो नॉर्मल बना दिए हमने, एम और एन। फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर हमें ओ एस का स्क्वायर, ध्यान से देखना, ओ एस का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर, ठीक है। वो जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें, ट्रायंगल एस एन ओ, है ना। तो मगर इसमें एक चीज़ और है कि ओ एन जो है उसको हम ओ पी प्लस पी एन कह सकते हैं, दैट इज़ ए प्लस बी कॉस थीटा। कैसे बी कॉस थीटा, कैसे, देखो थीटा तो हमने वहाँ से निकलवा लिया क्योंकि हमें पता है कि कौन सा एंगल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, है ना। तो क्यू ओ पी अगर तुम देखो और एस पी एन को देखो तो दोनों के एंगल बराबर हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग है क्योंकि। और हमारा ओ क्यू जो है वो पी एस के बराबर है एज अ साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम एक चीज़ समझ गए कि जो बी है वो इस पे पी एन पे इफेक्ट डालेगा तो बी कॉस थीटा कर देगा उसको, क्योंकि हम बेस की बात कर रहे हैं। तो ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया, तो एस एन इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा। हम ओ एस का ये क्या लगा रहे हैं, फिर से पाइथागोरस लगा रहे हैं, ठीक है। जब हमने इसको होल स्क्वायर करा, फिर प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा करा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर करा, तो हमारे पास एक टर्म कॉमन आ जाती है जो आगे जाके रिजल्टेंट देती है हमें रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। बी स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ही बचेगा क्योंकि वो तो 1 होता है ना। तो देयरफॉर ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला समझ में आ गया कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको याद रखना वरना याद हो जाएगा जब क्वेश्चन करोगे तो। अब ट्राइंगल देखो ओ एस एन को, ओ एस एन को, ठीक है, वही अगेन ट्राइंगल है। एस एन जो हो जाएगा, अब हम एल्फ़ा की तरफ से देखेंगे, ठीक है। एल्फ़ा क्या है, रिजल्टेंट और बेस का बीच में एंगल है, ठीक है। और वो ज़रूरी नहीं है कि हाफ ऑफ थीटा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एस एन जो होगा ओ एस साइन एल्फ़ा हो जाएगा, है ना। और आर, ओ एस क्या है हमारा, रिजल्टेंट है आर साइन एल्फ़ा। और इन ट्राइंगल पी एस एन देखो, पी एस एन, तो इसमें एस एन जो हो जाएगा पी एस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू बी साइन थीटा। बी कैसे हुआ, पी एस की वैल्यू क्या थी, बी थी, है ना। ये तो हमने ऊपर भी डिस्कस करा था, बी साइन थीटा ये तो लगाया था उसको, एस एन को, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, हाँ। तो हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई। देयरफॉर आर, अच्छा ये हम क्यों निकाल रहे हैं, अभी एंगल की बात हो रही है इसलिए। देयरफॉर आर साइन एल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा हो गया, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं आर बाय साइन थीटा इक्वल टू बी बाय साइन एल्फा। सिमिलरली पी एम जो है वो ए है, ए साइन एल्फा है। पी एम को देखो, हाँ, ए साइन एल्फा परपेंडिकुलर है ना। और उसी को हम बी साइन बीटा भी कह सकते हैं, पी एम को बी साइन बीटा, क्योंकि ये दोनों का ही परपेंडिकुलर है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स का परपेंडिकुलर है। तो कंबाइनिंग दिस इक्वेशन वी गेट आर बाय साइन एल्फा, आर बाय साइन थीटा इक्वल टू ए बाय साइन बीटा इज इक्वल्स टू बी बाय साइन एल्फा, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, आर बाय साइन थीटा, अच्छा ठीक है, और ए बाय साइन बीटा, देखते रहना ये एंगल किसकी बात हो रही है। अगर ए है तो साइन बीटा सामने वाला आएगा, और बी है तो साइन एल्फा आएगा, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 4.24 डी, अब ये कौन सा है, अच्छा इसके ऊपर वाली इक्वेशन देखो, इतना कंफ्यूज कर देते हैं।
यूजिंग द अबव इक्वेशन कह सकते हैं वी गेट साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी बाई आर साइन थीटा। ठीक है, अभी हम रिजल्टेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। वेयर आर इज गिवन बाय इक्वेशन ए वाली, सबसे पहले वाली इक्वेशन, दैट इज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो हमारा tan अल्फ़ा जो हो जाएगा वो एस एन बाई ओ पी प्लस पी एन हो जाएगा। अगर तुम अल्फ़ा को देखो, एस एन बाई ओ पी प्लस पी एन, दैट इज़ ओ एन, है ना। तो यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको हम एस एन को बी साइन थीटा लिख सकते हैं और डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इन सब से हमें समझ में आता है कि पहले तो ए इक्वेशन गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, अभी जो मैंने तुम्हें दिखाई रूट अंडर वाली, देन ई इक्वेशन जो देती है वो हमें ई और एफ जो है वो डायरेक्शन है, तुम कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है इक्वेशन 4.24 ए इज़ नोन एज द लॉ ऑफ कोसाइंस एंड इक्वेशन डी इज़ लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, तो ए वाली इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ कोसाइंस है और डी वाली इक्वेशन लॉ ऑफ साइंस है। देखिए, तो हमारे एग्जाम्पल कम और एक जर्नलाइज वे दे दिया इन्होंने कि कोई क्वेश्चन आते तो इस तरह से करना है। एग्जाम्पल 4.3 देखते हैं। मोटर बोट इज़ रेसिंग टुवर्ड नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड वाटर करंट इज़ इन द रीजन इज़ 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वाटर की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और एक बोट की स्पीड है, नाव की स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, और इन डायरेक्शन में 60 डिग्री का एंगल है ईस्ट ऑफ साउथ। तो फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द बोट। तो पहली बात तो इसका डायग्राम बनाना, पहले इसको बताओ कि किस दिशा में चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, एक चीज़ बोलिए आखिर में कि इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। इसका मतलब क्या है कि ईस्ट जो होता है राइट साइड होता है, साउथ जो होता है वो नीचे होता है ना। तो 60 डिग्री देख रहे हो कहाँ से बनाया इन्होंने, यहाँ पे, है ना। तो द वेक्टर वी बी represent the velocity of motorboat and the vector vc represent the water current as shown in figure 4.11। तो हमें समझ में आ गया कि वी बी जो है वो बोट की स्पीड है और वी सी जो है वो वाटर करंट है। ठीक है, यूजिंग द पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन द रिजल्टेंट आर इज ऑब्टेन्ड इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि ये डायरेक्शन ही क्यों ली, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कोई सी भी डायरेक्शन ले सकते हैं, मगर जो चीज़ें हमें चीज़ें क्वेश्चन करने में आसान हो जाए, है ना। हमें करना तो ऐसा ही फिगर है, ठीक है, क्योंकि बोल रखा है इसमें कि साउथ ईस्ट पे जा रहा है, तो हमने एक्स वाई प्लेन में देख रखा है। तो आर जो है वो रिजल्टेंट है जो कि फिगर में दे रखा है। अब कुछ एंगल जो है 60 हमें पता है, वी कैन ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर यूजिंग द लॉ ऑफ कोसाइंस, है ना। अब हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं कैसे। एक तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है, 60 उस साइड है तो इस साइड कितना होगा, 120 हो जाएगा। रिजल्टेंट किसके बीच में है, वी बी और वी सी के ना, तो हम एंगल कौन सा वाला देखेंगे, थीटा देखेंगे, इसलिए हमने थीटा ही है ना पूरा। हाँ, तो वी बी का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर प्लस 2 वी बी वी सी कॉस कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री क्या होता है, देखो 90 में कितना जोड़े, 30 जोड़ते हैं, 30 जोड़ते हैं क्या, हाँ 90 में 30 जोड़ते हैं। और कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, और साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। ठीक है, ये चीज़ें तुम्हें कन्वर्जन तो तुमने 10th में देख लिया होगा, कैसे आया ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो रही है रिजल्टेंट जो है। और क्या है, कम है ज़्यादा है, बोट 25 किलोमीटर से दौड़ रहा था और पानी का बहाव 10 किलोमीटर पर था, तो कम हो गया है। ठीक है, क्योंकि पानी का बहाव तिरछा है। तो ऑब्टेन डायरेक्शन वी अप्लाई द लॉ ऑफ साइंस। अभी हमने कोसाइन रूल लगा के तो निकाल दिए हमने रिजल्टेंट। अब एंगल निकालते हैं, तो आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी सी अपॉन साइन अल्फ़ा। अब ये चीज़ तुम ना कॉपी में बना के देखना कि ये हम अल्फ़ा नहीं है, ये फाई है। ठीक, कुछ भी बोल दो, नोटेशन देने से कोई दिक्कत नहीं है। तो आर अपॉन साइन थीटा, थीटा तो हमें पता चलेगा कि रिजल्टेंट का एंगल है। वी सी नीचे दिख रहा है एक वाटर करंट, और साइन फाई, ठीक है, या फिर साइन फाई इज इक्वल टू वी सी अपॉन आर साइन थीटा।
अभी अभी तुमने इससे पहले 4.24 देखो, साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी बाय आर साइन थीटा था, है ना। तो ऊपर इक्वेशन में अल्फ़ा जो है इस साइड है, फिगर 4.10 की बात कर रहा हूँ, थीटा इस साइड है और थीटा के आगे अल्फ़ा है ना। तो यहाँ लिखा है कि साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी बाय आर साइन थीटा। बी बाय आर कर देंगे, यानी बी और आर जो है वो इस दूसरी साइड है अल्फ़ा के, ये चीज़ समझ में आई। तो वैसा ही यहाँ पे भी हो रहा है, फाई जो है वो दूसरी साइड हो गया रिजल्टेंट और वीसी के, ये चीज़ आ रही है समझ में, ठीक है। तो इसलिए आया हमारा ये चक्कर। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि एंगल निकालना है बस। तो हमारा एंगल जो आ गया, देखो वैल्यू आई साइन फाई की 0.397, तो एंगल हमारा 23.4 डिग्री के आसपास आ गया, ठीक है। वो जो ऊपर ऐसा टिल्ट सा हो रखा है, तुम्हें पता भी होगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है ना, कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू बोलेंगे इसको 23.4 डिग्री। अब तुम्हें पता है कि 0.5 क्या होता है, 30 डिग्री होता है साइन में। अब 0.50 पॉइंट के बाद अगर 50 लिखा है तो फिर क्या है, 30 डिग्री है। अब अगर यहाँ लिखा है 40, ना मान लो 40 लिखा है, तो कितना हो जाएगा, 30 से कम। अब कितना कम होगा वो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये होता है जर्नल सोचने का तरीका। वैसे कोई टीचर ऐसा नहीं बोलता है कि वैल्यूज़ याद करो, ना करने की ज़रूरत है, ठीक है। बस तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना तो पक्का है कि इसके अराउंड होगा, 30 के पास होगा। चलो मोशन इन अ प्लेन आता है। अब मोशन इन अ प्लेन जो है वो, इन दिस सेशन वी सी हाउ टू डिस्क्राइब मोशन इन 2 डायमेंशन यूजिंग वेक्टर्स। मोशन को 2D में दिखाना है वेक्टर का यूज़ करके, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए तो मैं बता दूं, क्योंकि हमने अच्छी चीज़ें डिस्कस करी हैं, मैं चाहूँगा कि तुम आखिरी के 2 क्वेश्चन, आखिरी का पहला क्वेश्चन दैट इज़ क्या नाम है एग्जाम्पल का 4.2, ठीक है, इसको ज़रा कॉपी में बनाओ, ठीक है। कॉपी में बनाना, एंगल को ध्यान से पहचान लेना, फिर तुम्हारे क्वेश्चन फटाफट बनेंगे, ठीक है। और बाकी कुछ चीज़ नहीं है समझने लायक ज़्यादा, तो तुम समझ ही गए होंगे। उससे ऊपर हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था इसके बारे में कि एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है, वेक्टर को कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ते हैं। यही थी आज की बात यार। प्लेन में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से इन क्वेश्चन के बाद मोशन इन अ प्लेन में, ठीक है। पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, वरना ज़्यादा हो जाएगा। चलो बाय।